A very good morning all of you and very welcome to my channel दृष्टि IAS PCS। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC। अगर आप यूपीएससी यूपीपीसीएस की भी किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसके बारे में भली भांति पता होगा कि आखिर ये UNSC क्या है। तो इसका हाल ही में भारत एक अस्थायी सदस्य बना है, तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। UNSC होता क्या है, कैसे काम करता है, ये सब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वैश्विक सुरक्षा प्रबंधन का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। सुरक्षा परिषद पर विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखने और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व रहता है। समय समय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता परिवर्तन होता रहता है। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में भारत 8वीं बार, मतलब ये 8वीं बार है जब भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, वो भी। और इस बार किसी कोई भी हार्ड अपोजिशन नहीं था भारत के खिलाफ। तो इसमें हम सुरक्षा परिषद की संगठन, उसकी भूमिका, अस्थायी सदस्यता सबके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सुरक्षा परिषद है क्या। तो देखिए, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जिसका संगठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में इसका गठन हुआ था। और सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। कितने? 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से वो सदस्य हैं? मूल रूप से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य होते हैं, जिनको 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिए गए थे। ठीक है, तो अभी हम इसमें देखें 5, अगर हम स्थायी सदस्यों की बात करें, 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो एक तो है USA, दूसरा है आपका ब्रिटेन UK, तीसरा है आपका फ्रांस, ठीक है, 4 है आपका रशिया और उसके बाद है आपका चाइना। तो ये हैं आपके 5 सदस्य। कौन कौन से हैं? US, UK, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये आपके 5 स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, इसके अलावा 10 से अन्य देशों को 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्यता के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है, मतलब जितने भी ये आपके देश हैं इनके पास वीटो का अधिकार है। US के पास वीटो का अधिकार है, चाइना के पास वीटो का अधिकार है, रशिया के पास वीटो का अधिकार है, UK के पास वीटो का अधिकार है और आपके फ्रांस के पास वीटो का अधिकार है। तो इनके पास वीटो का अधिकार। आपने अक्सर सुना होगा कि चाइना वीटो लगा देता है, इंडिया का कोई भी ऐसा मुद्दा आता है तो इस सब में वीटो क्या होता है? तो एक निषेधाधिकार होता है जो ये अपना उपयोग करते हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होने के बाद इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद से शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इंडिया को हाल ही में, जैसा कि आपने सुना होगा कि नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिल गई है 2 साल के लिए। तो ये नॉन परमानेंट मेंबरशिप क्या होती है? अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के लिए होता है। अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन कायम रखना है। इस अस्थायी सदस्यता के लिए सदस्य देशों में चुनाव होता है। प्रत्येक 5 सदस्य एशिया या अफ्रीकाई देशों से, 2 दक्षिण अमेरिकी देशों से और 1 पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप या अन्य क्षेत्रों से होते हैं। एक बार हम इसको रिटर्न फॉर्म में देख लेते हैं अच्छे से। देखिए, इस अस्थायी सदस्यता के लिए सदस्य देशों में चुनाव होता है। प्रत्येक 5 सदस्य कहाँ से होते हैं? 5 सदस्य एशियाई या अफ्रीकी देशों में से होते हैं, 2 दक्षिण अमेरिकी देशों में से होते हैं, 1 पूर्वी यूरोप में से और 2 पश्चिमी यूरोप या अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के लिए वे निर्धारित 5 सीटों में से 3 अफ्रीका के लिए और 2 सीट एशिया के लिए निश्चित की गई हैं। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप दोनों परस्पर मतैक्यता के आधार पर अरब देशों के लिए 1 सीट आरक्षित करने का भी प्रावधान है। दोनों महाद्वीप के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में क्रमशः 1 अरब देश की सदस्यता के लिए अनुमोदित करना होता है। अब अगर हम इसकी चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो सम संख्या में प्रारंभ होने वाले वर्षों में अफ्रीकी महाद्वीप 2 सदस्य देश और पूर्वी यूरोप, एशिया प्रशांत क्षेत्र, लैटिन अमेरिका व कैरेबियन क्षेत्र में से 1-1 सदस्य चुनता है। वहीं विषम संख्या से प्रारंभ होने वाले देशों में
पश्चिमी यूरोप और अन्य क्षेत्र से 2 सदस्य, एशिया प्रशांत क्षेत्र, अफ्रीका महाद्वीप, लैटिन अमेरिका या कैरेबियन क्षेत्र से एक चुना जाता है। ऐसे सम विषम से चुने जाते हैं। उसके बाद जून 2019 में एशिया प्रशांत क्षेत्र से 1 सदस्यता के लिए सर्वसम्मति से भारत को अनुमोदित किया गया था और इस अनुमोदन को चीन और पाकिस्तान का भी पूर्ण समर्थन प्राप्त था। ठीक है, तो यहाँ पर ये भारत निर्विरोध चुना गया है। पश्चिमी यूरोप और अन्य क्षेत्रों से 2 सदस्य के चयन हेतु कनाडा, आयरलैंड व नॉर्वे की दावेदारी प्रस्तुत की गई थी। किसकी? कनाडा, आयरलैंड और नॉर्वे की दावेदारी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। लैटिन अमेरिका व कैरेबियन क्षेत्र में से 1 सदस्य के लिए मैक्सिको सर्वसम्मति के लिए यहाँ पर चुना गया था। अब हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में से 1 सदस्य के चयन के लिए केन्या या फिर जिबूती की दावेदारी प्रस्तुत की गई थी और यदि कोई भी सर्वसम्मति से उम्मीदवार बना हो तो उसके समूह उसे पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है। तो भी उसे वर्तमान सत्र में उपस्थित मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के वोट सुरक्षित करने की आवश्यकता होती है। मतलब जो न्यूनतम 129 वोट है, यदि सभी 193 सदस्य इसमें भाग लेते हैं तो भारत जनवरी 2021 से दिसंबर 2020 तक समयावधि के लिए यहाँ पर 192 देशों के सापेक्ष 184 देशों ने समर्थन किया। मतलब आप ये देखिए बहुत बड़ा यहाँ पर भारत को समर्थन मिला है। अब हम बात करें कि भारत कब स्थायी सदस्य रहा है, तो 1950 से 51, उसके बाद 67 से 68, 1972 से 73, उसके बाद हम बात करें यहाँ पर तो 1991, 84, 85, 2011 और 12 में भी भारत का स्थायी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। उसके बाद 2011-12 में कजाकिस्तान द्वारा अपनी दावेदारी से पीछे हटने के बाद भी भारत ने मतदान करने वाले 190 देशों के सापेक्ष 147 समर्थन प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये है भारत के सुरक्षा परिषद। अब हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद की भूमिका और उसकी शक्तियों के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है और शक्तियां क्या है और वीटो क्या है। और इसमें हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों भारत को एक बहुत बड़ा दावेदार माना जाता है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के लिए। इसमें हम वो भी पूरे से डिस्कशन करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। देखिए सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना है। इसकी शक्तियों में शांति अभियानों का योगदान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना तथा सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों में के माध्यम से सैन्य कार्रवाई करना भी शामिल है। याद रखिएगा यहाँ पर सैन्य कार्रवाई करना भी शामिल है। जैसे कि अगर भारत और चाइना का अगर किसी भी कंडीशन में युद्ध होता है तो यहाँ पर सुरक्षा परिषद को बिल्कुल हक है, बिल्कुल यहाँ पर सुरक्षा परिषद सैन्य कार्रवाई किसी के पक्ष में कर सकती है जो भी वहां पर गलत होगा। यह सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने वाला का अधिकार वाला संयुक्त राष्ट्र एकमात्र निकाय है। मतलब अगर संयुक्त राष्ट्र कह देता है कि इस कंडीशन में यहाँ पर ये बाध्यकारी है तो सभी राष्ट्रों को उसकी बात माननी होगी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद के निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य हैं। इस बात का याद रखिएगा, बाध्य है। ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत है। मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है और वीटो का अर्थ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया निषेधाधिकार होता है। स्थायी सदस्यों के निर्णय से अगर कोई भी एक स्थायी सदस्य सहमत नहीं है तो वह वीटो पावर का इस्तेमाल कर उसे रोक सकता है। अब हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद में आखिर परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है। देखिए सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में भू राजनीति के हिसाब से की गई थी और जो मौजूदा राजनीति थी द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में अब काफी अलग हो चुकी है। ठीक है, अब हम बात करें इसमें शीत युद्ध की, तो शीत युद्ध समाप्त होने के बाद इसमें सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है। इसमें कई तरीके के सुधार की आवश्यकता है जिसमें संगठनात्मक और बनावट और प्रक्रिया इसमें अहम है। मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र परिषद के 5 स्थायी देशों में यूरोप का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है जहां विश्व की कुल आबादी का मात्र 5% ही है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका का कोई भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नहीं है, जबकि संयुक्त राष्ट्र का 50% से अधिक कार्य अकेले अफ्रीकी देशों से संबंधित है।
शांति स्थापित करने वाले अभियानों में अहम भूमिका निभाने के बावजूद भारत जैसे अन्य देशों के पक्ष में मौजूदा सदस्यों द्वारा नजरअंदाज किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में सुधार की आवश्यकता इसीलिए भी है क्योंकि इसमें अमेरिका का वर्चस्व है। अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अनदेखी करता है। अब एक सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल, एक तर्क होता है कि आखिर भारत की क्यों इसमें दावेदारी मानी जाती है। देखिए, 1.3 बिलियन आबादी के साथ 1.3 बिलियन आबादी के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, जहां विश्व की कुल जनसंख्या का तकरीबन 1/5 हिस्सा निवास करता है। भारत विश्व की उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है। वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते आर्थिक कद ने भारत के दावे को और भी मजबूत किया है। मौजूदा समय में भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा PPP पर आधारित GDP की दृष्टि से भारत विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत को अब विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स और G20 जैसे आर्थिक संगठनों में सबसे प्रभावशाली देशों में गिना जाता है। भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से विश्व शांति को बढ़ावा देने की रही है। भारत संयुक्त राष्ट्र की सेना में सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाला देश है। ठीक है, और सुरक्षा परिषद के अन्य समूह हैं जिनकी भी दावेदारी की जाती है, जैसे G4 जर्मनी, भारत, ब्राजील और जापान से मिलकर G4 बना है। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं और सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, न्याय संगत और प्रभावी बनाने की जरूरत है। G69 है। ये समूह भारत, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के करीब 42 विकासशील देशों का एक समूह है जो अगुवाई करता है UNSC सुधार मोर्चा की तत्काल कार्रवाई की यहाँ पर मांग करता है। उसके बाद अफ्रीकी समूह भी है जो भी यहाँ पर जो सुरक्षा परिषद है, जो अफ्रीका के कम से कम 2 राष्ट्रों को वीटो शक्ति प्रदान करने के लिए ये समूह चल रहा है। अब इसमें हम बात करते हैं कि चुनौतियां क्या क्या हो सकती है सुरक्षा परिषद में शामिल होने के लिए। तो देखिए, स्थायी सदस्य देश अपने वीटो पावर छोड़ने के लिए सहमत नहीं है और न ही वे इस अधिकार को अन्य किसी देश को देने के लिए सहमत है। भारत की सदस्यता के लिए चार्टर में संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए स्थायी सदस्यों में से 2/3 देशों को पुष्टि करने की आवश्यकता है। अमेरिका जहां बहुपक्षवाद के खिलाफ है, वहीं रूस भी किसी तरह के सुधार के पक्ष में नहीं है। सुरक्षा परिषद में एशिया का एकमात्र प्रतिनिधित्व होने की मंशा रखने वाला चीन भी संयुक्त राष्ट्र में किसी भी तरह के सुधार नहीं चाहता। चीन नहीं चाहता कि भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य बने। G4 समूह में शामिल देशों के साथ ही विभिन्न मानकों पर भारत की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जैसे मानव विकास सूचकांक, लैंगिक अंतराल सूचकांक इत्यादि। भारत की रैंकिंग जर्मनी और जापान जैसे देशों में खराब है। अब हम बात करें स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लाभ क्या हो सकते हैं। आखिर क्यों भारत इसकी स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए एकदम उत्सुक है। तो देखिए, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है। प्रतिबंध लगाने या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए सुरक्षा परिषद के समर्थन की आवश्यकता होती है। स्थायी सीट भारत को वैश्विक भू राजनीति में अधिक मजबूती से अपनी बात कहने के लिए सक्षम बनाएगी। सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यता भारत को वीटो पावर प्रदान करेगी और सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता बाह्य सुरक्षा खतरों और भारत के खिलाफ राज्य प्रायोजित आतंकवाद के समाधान के लिए तंत्र को मजबूत करने में एक बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। अगर इसका निष्कर्ष निकाला जाए तो हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता निश्चित तौर पर स्थायी सदस्यता की दिशा में अग्रसर होने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। स्थायी सदस्यता भारत को वैश्विक राजनीति के स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के समकक्ष लाकर खड़ा कर देगा। अतः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को भी और अधिक गंभीर प्रयास करने की यहाँ पर जरूरत है। भारत को भी चाहिए कि जितने भी सूचकांक है उनमें अपनी जो पहुंच है उसको सुधारे या फिर उनकी रैंकिंग में अपने आप को मजबूत करे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। धन्यवाद।